हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कोरोना वायरस के चक्कर में रुक गई, लेकिन कोई एक चीज नहीं रुकी, तो वो था इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। हमारे इवेंट्स पहले पब्लिक गैदरिंग में होते थे, अब वो वर्चुअल होने लगे। इनोवेशंस लेट जरूर हुए लेकिन रुके नहीं, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब क्योंकि कोरोना जो था उसकी वैक्सीन आ चुकी है, तो हम 2021 में टेक्नोलॉजी को एक लेवल और आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कि 2021 में हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या कुछ नया देख सकते हैं। इसमें मैं बात करूंगा आपके मोबाइल फोन्स, आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपका जो पीसी है और दूसरे जितने भी टेक गैजेट्स हैं, उसमें मेरे हिसाब से हमें क्या क्या चीजें इस 2021 में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम अगर 2021 की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना 2021 में आप पैसे कमाने का एक नया तरीका भी जान लो। अर्न करो से आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हो बिना कुछ ज्यादा काम किए। ये देखो, एक बहुत ही सिंपल ऐप है जहां पर आप रेफरल सिस्टम से पैसे कमा सकते हो। आप खुद शॉपिंग करो या फिर किसी दूसरे को शॉपिंग करवाओ, आपको उसका कमीशन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदना है, मान लो वो 2000 रुपए की मिल रही है। अब आप फ्लिपकार्ट अगर ओरिजिनल वहां से खरीदोगे तो भी आपको 2000 की मिलेगी, लेकिन अगर आप अर्न करो में जाके फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट से अगर सामान खरीदते हो, तो उस 2000 में से आपको 100, 150, 200, 250 जितना भी उसमें आपको कमीशन मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है अपनी बचत करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको इनकम भी करनी है तो आप किसी और को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त कहता है कि मुझे एक फोन लेना है, आपको वो फोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो आप अर्न करो ऐप में से उस मोबाइल की जो लिंक है उसको शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ। तो जब वो उस लिंक से अर्न करो को डाउनलोड करेगा और उसके बाद उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, एक बार जब आपने उसको डाउनलोड करवा दिया, उसके बाद वो अर्न करो से जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसका भी 10% आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। और उसका नुकसान नहीं होगा, इसमें उसका भी फायदा है। उसको जो बचत हो रही है वो तो उसकी होती रहेगी। तो इसमें हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे ही रेफर कर करके सिर्फ इसी महीने में 6000 रुपए कमा लिए। तो नीचे दी हुई लिंक से जाकर अभी इस ऐप को डाउनलोड करो और अर्न करना शुरू करो। अगर हम बात करें स्मार्टफोन कैटेगरी की, तो उसमें सबसे पहला इनोवेशन जो हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेट अवे, वो है 5G। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम 2020 को भी एक तरीके से 5G का साल कह सकते हैं, लेकिन 2021 में आपको ट्रू 5G देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलो 5G आ गया है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर अभी भी जो स्पेक्ट्रम है उसका एलोकेशन नहीं हुआ है। तो अभी भी हमें नहीं पता कि 5G अगर इंडिया में चलेगा तो कौन कौन से बैंड्स पे चलेगा और कौन कौन से बैंड्स किन किन कंपनियों को मिलेंगे। तो जब तक ये एलोकेशन नहीं हो जाता, तब तक जितने भी 5G फोन्स इंडिया में हैं, वो एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक 5G फोन है तो उसके अंदर जो 5G बैंड लगा हुआ है, वो 5G बैंड हमें इंडिया के किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर के पास देखने को मिल जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका OnePlus Nord है, तो यहाँ पर आपको केवल एक ही 5G बैंड देखने को मिलता है। अब अगर वो 5G बैंड एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया इनमें से किसी भी कंपनी ने नहीं लिया, तो इसका मतलब आप उसमें 5G नहीं चला पाओगे। अब हालांकि बहुत सारे रूमर्स ये भी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 5G के जो बैंड्स हैं उनके सपोर्ट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू अपडेट किया जा सकता है। मतलब अभी नॉट के अंदर 5G का केवल एक बैंड है, लेकिन जब 5G के बैंड सारी कंपनीज को मिल जाएंगे, उसके बाद OnePlus चाहे तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नॉट के अंदर भी सारे जितने भी सपोर्टेड बैंड्स हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जो हार्डवेयर OnePlus ने यूज करा है, क्या वो अपग्रेडेबल है, क्या वो सारे बैंड्स को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इजीली वो चीज फिक्स करी जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 की, तो क्योंकि सारे बैंड्स एलोकेट हो जाएंगे और जियो ने तो ये भी कह रखा है कि हम सेकंड हाफ तक अपना 5G ले भी आएंगे, तो यहाँ पर कंपनीज को पता होगा कि इंडिया में कौन कौन से बैंड पर 5G ऑपरेट होने वाला है। इस वजह से वो लोग स्पेसिफिकली केवल वही बैंड अपने फोन के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से आपका जो फोन है 5G वाला, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। दूसरा, आपको 100% श्योरिटी मिल जाएगी कि ये फोन हमारे नेटवर्क में, सारे नेटवर्क को, हमारे इंडिया में सारे नेटवर्क को आसानी से सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इस साल हमें 15 से 20,000 की रेंज में भी बहुत ही अच्छे 5G डिवाइसेस देखने को जरूर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन में अगले इनोवेशन की 2021 में, तो हमें इस साल
फोल्डेबल फोन्स काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ वो फोल्डेबल फोन्स अफोर्डेबल भी हो सकते हैं। अभी तक जो हमें फोल्डेबल्स मिलते हैं वो 1 लाख से ऊपर ही मिलते हैं और बाकी बहुत ज्यादा सैमसंग को छोड़ के कोई दूसरी मेजर कंपनी नहीं है जो हमें फोल्डेबल्स देती हो। लेकिन इस साल ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि मोटोरोला, एमआई और सैमसंग और शायद साल के एंड में एप्पल भी आपको फोल्डेबल फोन्स दे सकता है। हालांकि एप्पल को इक्वेशन से निकाल दो, क्योंकि एक चीज तो श्योर है, उसकी प्रेडिक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो तो मैं 100% लिख के कह सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, 2 लाख से तो ऊपर जाएगा। खैर, फोल्डेबल फोन्स तो होंगे ही खैर, लेकिन अगर मैं इन जनरल फोल्डेबल डिस्प्लेज की या फिर फ्लेक्सिबल डिस्प्ले की बात करूँ ना, जिसको अलग अलग सिनेरियो में यूज करा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे रोलेबल टीवीज हो गए, ये भी बहुत जगह हमें इंप्लीमेंट होते हुए दिख सकते हैं। या फिर जो हो सकता है कि सैमसंग इस साल के एंड तक हमें कोई फोल्डेबल टैबलेट दे दे। तो ये जो फोल्डेबल डिस्प्ले है या फिर मैं फ्लेक्सिबल डिस्प्ले कहूँ इन जनरल, तो ये भी हमें इस साल काफी ज्यादा और काफी अलग अलग जगहों में देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर तीसरे इनोवेशन की बात करें, तो क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है तो हो सकता है इसमें बहुत सारी बातें हमारी सही हों और बहुत सारी बातें गलत भी साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बैटरीज की, क्योंकि अभी तक सबसे पहले हम स्मार्टफोन में कौन सी बैटरीज यूज करते थे? लिथियम आयन। उसके बाद धीरे धीरे जब फास्ट चार्जिंग का ट्रेंड चालू हुआ तो लिथियम पॉलीमर बैटरीज का यूज करने लगे, क्योंकि वो थोड़ी सेफ होती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने एसओसीज को 20 नैनोमीटर से 14 नैनोमीटर तक, 10 नैनोमीटर, फिर उसके बाद 7 नैनोमीटर, फिर 5 नैनोमीटर आते हुए देखा, और अब एप्पल ने 3 नैनोमीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी TSMC के साथ साइन कर लिया है। तो हमारी एसओसी कहां से कहां आ गई। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो हम 3 वॉट, 5 वॉट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 वॉट तक आ गए। मतलब जो हमें 2-3 घंटे लगते थे फोन को चार्ज करने में, अब वो 15 से 20 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो हमने एसओसी को इम्प्रूव कर लिया, अपनी डिस्प्लेज वगैरह को इम्प्रूव कर लिया, फोन के जो डिजाइन है उसको इम्प्रूव कर लिया, कैमरा को इम्प्रूव कर लिया, बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव कर लिया। लेकिन हम किस चीज को इम्प्रूव नहीं कर पाए, वो है बैटरी की टेक्नोलॉजी। तो अब क्योंकि टेस्ला जैसी कंपनी बैटरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अपना उसका यूज करना है, तो हो सकता है इस साल हमें कोई ऐसा बैटरी टेक देखने को मिल जाए जो कि कम साइज के अंदर आपकी ज्यादा कैपेसिटी को स्टोर कर सके, या फिर उसका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाए, या फिर कुछ हमें और कुछ नया ही देखने को मिल जाए। तो ये तो थी स्मार्टफोन की प्रेडिक्शन। अगर हम बात करें पीसी की कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हमने इस साल देखा एप्पल की तरफ से M1 चिप, और इसने पूरे पीसी मार्केट को हिला कर रख दिया। मतलब एप्पल का फर्स्ट जनरेशन की चिप, वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ARM बेस्ड चिप पहले नहीं बनाई गई, क्वालकॉम ने ट्राई करा, उसने इम्प्लीमेंट करा, लेकिन जो x86 के सॉफ्टवेयर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल नहीं हो पाए। साथ ही साथ उसको केवल लो एंड स्पेक्स वाले जो कंप्यूटर है, या फिर जिसको हम अल्ट्रा बुक या नोटबुक कहते हैं, जो कि हमारा लैपटॉप होता है जिसको हम इधर उधर ले जाने के लिए यूज करते हैं, तो क्वालकॉम ने उस चीज में उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एप्पल ने पहली बार अपना चिप यूज करा और उसने मतलब तबाही मचा दी। पूरी जो पीसी इंडस्ट्री है ना, उसको ऐसे पकड़ के हिला दिया उसने। अब यहाँ पर दूसरी कंपनीज को इसके साथ मैचअप करने के लिए कुछ ना कुछ नया तो इस साल जरूर करना पड़ेगा। और CES 2021 में इंटेल ने अनाउंस कर दिया अपना हाइब्रिड चिप। अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया है कि वो एक ARM बेस्ड होगा या फिर x86 बेस्ड होगा, लेकिन उसने ये जरूर बताया है कि वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म उस चिप को यूज कर सकता है। वो मोबाइल में काम आएगा, लैपटॉप में काम आएगा और आपके पीसी में भी काम आ सकता है। तो अब क्योंकि ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म काम आएगा, तो मेरा अंदाजा है कि वो लोग ARM बेस्ड चिप ही बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मोबाइल में अगर चलाना है तो मोबाइल के जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशंस है, वो सब ARM बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन करे हैं। और क्योंकि एप्पल भी जो है वो ARM बेस पर ही अपने सिस्टम्स को चला रहा है, तो इसीलिए ऐसा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इंटेल अपने ARM बेस की चिप ही निकालने वाला है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ARM और x86 क्या है, तो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, तो ARM एक ARM कंपनी है जो कि अपना आर्किटेक्चर बनाती है, और इंटेल एक अलग कंपनी है जो कि x86 बनाती है। AMD भी x86 बनाती है, लेकिन वो इंटेल से ही उसका लाइसेंस लेती है x86 का, क्योंकि इंटेल ने उसको बनाया था। अब यहाँ पर क्या है, x86 में आपके जितने भी CPU के कोर्स होते हैं वो सारे के सारे सेम फ्रीक्वेंसी पर रन करते हैं। लेकिन ARM के केस में क्या है, ये ज्यादा बैटरी लाइफ, क्योंकि ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया था, तो इसी वजह से इसमें क्या है, इसमें आप 1, 2, 3, 4 अपने मन हिसाब से जितनी कोर्स आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए आप उसको परफॉर्मेंस के लिए लगा सकते हो। बाकी कोर्स जो आपके नॉर्मल छोटे मोटे काम है, वो लो परफॉर्मिंग कोर्स आपके वहां पर लग जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम बैटरी लेंगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, लिखने विखने का, इंटरनेट
ब्राउजिंग का काम है, छोटे मोटे काम है, वो काम करके आपको दे देंगी। तो ये दोनों अंतर है x86 और ARM में। और इंटेल भी अब ARM मार्केट में कूदने वाला है। साथ ही साथ क्वालकॉम ने भी ये कहा है कि हम जल्दी ही अपना भी SoC ARM बेस का SoC जल्दी ही कंप्यूटर्स के लिए लाने वाले हैं। और क्योंकि एप्पल ने इस चिप की मदद से जो परफॉर्मेंस जंप था वो यहाँ से यहाँ ले गए। अगर मैं बात करूँ कि 2020 में जो मैकबुक्स वगैरह आए थे, 16 इंच का मैकबुक प्रो जो कि 2,20,000 रुपए का एक बहुत ही हाई एंड मशीन था। मतलब जब लोगों ने पहली बार उसको लिया था तो वो कह रहे थे कि भाई क्या मशीन है, मतलब तबाही मचा देने वाली मशीन। वही मशीन अगर हम M1 चिप वाले मैकबुक्स जो आए हैं उनके सामने रखे ना, तो दोनों में जो परफॉर्मेंस का गैप है वो लगभग इतना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा परफॉर्मेंस जंप आया है। साथ ही साथ बैटरी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो अब हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट भी चिप मेकिंग में आ जाए, और रूमर्स आ भी रहे हैं कि वो चिप बनाएगा, खुद के विंडोज के लिए ऑप्टिमाइज करेगा ताकि विंडोज की जिंदगी बची रहे। क्योंकि भाई जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, उनके हिसाब से विंडोज बहुत ही खतरे में लग रहा है, क्योंकि इस साल बहुत सारे विंडो यूजर्स मैक पर शिफ्ट हो गए हैं। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं पीसी की दूसरे टेक की, तो वो है मिनी एलईडीज। इस साल आपको बहुत सारे मिनी एलईडीज डिस्प्ले देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं मॉनिटर की बात करूं उसमें भी, लैपटॉप्स की बात करूं उसमें भी, आईपैड्स वगैरह की बात करूं उसमें भी, और हमारे मोबाइल में भी मे बी। तो यहाँ पर ये मिनी एलईडी है क्या? तो देखो, हमारी जो एलईडी स्क्रीन होती है या जो एलसीडी स्क्रीन जिसको हम कहते हैं, वहां पर जो एलईडीज लगी होती हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो अब आप खुद ही दिमाग लगाओ कि एक बड़ा साइज है तो वो ओवरऑल जो आपका जो सफेद वाला पैनल होता है उसको अच्छी तरीके से ब्राइट तो करेंगे ही, लेकिन जो वहां पर हमें ब्लैक चाहिए होता है तो उसको जो कंट्रोल करना होता है, आगे वाली डिस्प्ले का काम जो उस चीज को कंट्रोल करने का होता है, क्योंकि हमें ब्लैक दिखाना है एक पोर्शन में, तो ये वाला जो कंट्रोल करने वाला पोर्शन होगा वो करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। अब हालांकि LG ने अपना एक अल्ट्रा फाइन मॉनिटर लॉन्च करा है जो कि दुनिया का पहला OLED मॉनिटर है, जो कि ऑब्वियसली देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा और प्राइस भी उसकी काफी ज्यादा होगी, लेकिन OLED के अपने भी डिसएडवांटेज हैं। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि इस साल मिनी एलईडीज हमें कई सारे डिवाइसेस में देखने को मिलने वाली है, खास करके हमारे मोबाइल डिवाइसेस में, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारे टैबलेट्स हो गए, हमारा स्मार्टफोन हो गया। और इसकी शुरुआत होगी अभी मार्च में 2021 में, जब आईपैड हमारा लॉन्च होगा। तो मे बी वो पहला डिवाइस होगा जो कि मिनी एलईडी के साथ लॉन्च होगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के बारे में बात करूं, तो यार जब भी मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही इंसान का नाम आता है, वो है ये टोनी स्टार्क, सॉरी इलॉन मस्क। तो अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो आपके और मेरे जैसे ही एक नॉर्मल सा टेक एंथुसियास्ट बंदा था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एक रैंडम बंदा। तो उसने ट्विटर पर पूछा कि यार एक बात बताओ, इस साल जनवरी में टेस्ला आ रही है कि नहीं आ रही इंडिया में? तो सोचो, इलॉन मस्क ने उसका रिप्लाई करा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। तो उन्होंने रिप्लाई करा कि नहीं, जनवरी में तो नहीं, लेकिन इस साल इंडिया में जरूर आ जाएगी। और उसी को देखते हुए अभी बेंगलुरु में टेस्ला ने खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लिया है। तो इसका मतलब ये चीज ऑफिशियल हो गई है कि टेस्ला इस साल इंडिया में जरूर आएगी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं, तो टेस्ला ने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करा है और वो बैटरी टेक्नोलॉजी इस साल प्रोडक्शन में आ सकती है। साथ ही साथ जो टेस्ला की रोडस्टर है, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, एक बहुत ही तगड़ी वाली, मतलब सुपर कार होगी, इलेक्ट्रिक, सुपर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसको ये नाम दे सकते हो। तो वो भी 2020 में प्रोडक्शन में जाने वाली थी, लेकिन वो नहीं जा पाई, लेकिन इस साल उसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इलॉन मस्क की, तो उन्होंने कहा है कि वो इस साल 2021 में फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर आने वाले हैं। आपने बहुत बार 2020 में सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार की वजह से कई सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, कई लोग सोते हुए गाड़ी चला रहे थे, वो लोग ठुक गए। तो ये चीजें हो रही थी 2020 में, और टेस्ला ने ये कहा भी था कि ये जो हमारी गाड़ियां हैं ये फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, आपको ड्राइवर सीट पर बैठना जरूरी है। जो रूल्स है दूसरी कंट्रीज में वो भी यही है कि आपको ड्राइविंग सीट पर होना जरूरी है आपका। आप भले स्टीयरिंग ना पकड़ो, लेकिन आपका वहां पे बैठे रहना जरूरी है। लेकिन लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे और वो लोग मजे कर रहे थे अपने गाड़ियों के साथ, तो एक्सीडेंट इस वजह से हुए। लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि वो लोग इस साल कंप्लीटली फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ वो लोग लेकर आने वाले हैं अपनी रोबो टैक्सीज। और ये टैक्सीज क्या होंगी आपके लिए? जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो वो गाड़ी आपके लिए एक लायबिलिटी होती है, मतलब वो गाड़ी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती, उस गाड़ी की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहेगी, तो वो एक लायबिलिटी हो गई। लेकिन रोबो टैक्सीज क्या करेंगी? अगर आप उनको ओला या उबर में लगाते हो, हालांकि बाहर के देशों में उबर ही है, तो आप उसको अगर उबर में लगाते हो तो वो सुबह निकलेगी, जितने भी आपको गाड़ियों की रिक्वेस्ट आती रहेगी
रहेगी वो उनको मतलब पैसेंजर्स को लेगी, उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ेगी और रात को जब सारी चीजें इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो गाड़ी खुद ब खुद आपके घर वापस आ जाएगी। तो सोचो ये चीज कितनी कमाल की है। और इलॉन मस्क ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि ये चीज इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी कि जो आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे भी ज्यादा बिजनेस लाके आपकी गाड़ियां आपको देंगी। अब हालांकि है ये एक हार्श ट्रूथ, लोगों की जॉब्स जाएंगी, लेकिन देखो यार सच कहें तो फ्यूचर यही होने वाला है। इसीलिए अपने स्किल पर काम करना शुरू करो। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो फ्यूचर में आपकी जॉब्स कोई और ले लेगा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर हम इलॉन मस्क के बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्टारलिंक को हम कैसे भूल सकते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सारी सैटेलाइट्स को हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा। तो इसकी मदद से हमें उन जगहों पर इंटरनेट देखने को मिलेगा जहां पर इंटरनेट की केबल्स वगैरह नहीं है या फिर इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है। तो ये चीज भी हमें 2021 में एनरोल होती हुई दिख जाएगी। बहुत सारी जगहों में, अभी कनाडा, यूएस के कुछ जगहों में हमें टेस्टिंग देखने को मिल रही है। वहां पर बीटा टेस्टर्स जो हैं वो लोग लगातार इसको टेस्ट कर रहे हैं और जो पहला रिजल्ट आया था और जो अब रिजल्ट है उसमें काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। अप्रॉक्स स्टारलिंक करीब 150 Mbps तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है, खासकर वायरलेस होने के बाद भी। अब हालांकि उसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह है वो थोड़ा सा आपको इनिशियली ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन सोचो कि ऐसी जगहों पर जहां पर इंटरनेट की वजह से बैंक्स वगैरह नहीं है या फिर दूसरी फैसिलिटीज नहीं है, गाँव वगैरह में इंटरनेट ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है कि यूट्यूब क्या होता है। तो सोचो ऐसी जगहों पर जब इंटरनेट आ जाएगा तो ये दोनों ही सिनेरियो में कितना ज्यादा एडवांटेजेस होगा उनके लिए भी और जो क्रिएटर्स वगैरह हैं उनके लिए भी। तो 2021 के एंड तक शायद हमें कमर्शियली स्टारलिंक देखने को मिल जाए। तो अब यहाँ पर अगर हम अपने चौथे कैटेगरी की बात करें जो कि हमारा अदर्स का सेक्शन होगा, जहाँ पर हम अलग अलग चीजों को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस साल जो TWS हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में होने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो TWS होंगे ये आपको नॉइज कैंसिलेशन के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जो सबसे सस्ता नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स हैं वो करीब 4000 रुपए के आसपास है, लेकिन मैंने उसको टेस्ट करा है, उसका होना ना होना एक बराबर है। तो अगर मैं बात करूं इस साल की तो हो सकता है 5 से 10,000 के बीच में हमें ऐसे ऐसे TWS मिले जहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो क्वालिटीज के हेडफोन्स हमें अभी 4 से 5,000 में देखने को मिल रहे हैं, इस साल के अंत तक श्योरली हमें 25 से 3,000 के रेंज में बहुत ही अच्छे अच्छे हेडफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट बैंड्स की तो 2019-2020 एक तरह से स्मार्ट बैंड का जो दौर था वो था, लेकिन मेरे हिसाब से अब स्मार्ट बैंड से लोग उठकर स्मार्ट वॉचेस की तरफ जाएंगे। रियलमी ने इसकी स्टार्टिंग कर दी है, उसने 5,000 से लेकर 10,000 की रेंज में एक अच्छी वॉच देना शुरू कर दिया है। अब अगर वो लोग सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा अच्छा काम कर देना तो भाई वॉचेस लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। और क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉचेस हैं ये फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए भी बनाई जाती हैं, तो नंबर 1 ये दिखने में बहुत कूल लगती है, नंबर 2 ये आपके एक्चुअल हेल्थ की ट्रैकिंग कर पाएंगी। अगर आप फिटनेस में जाना चाहते हो तो ये आपको ट्रैक कर पाएंगी कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कितना आपको जो आपके गोल हैं वो सेट करने में और उसको अचीव करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो दिखने में तो अच्छी है ही, अफोर्डेबल भी बन जाए, इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो ये चीज मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर मैं बात करूं अभी के स्मार्ट वॉचेस की तो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। एंड्रॉइड में हम सिर्फ और सिर्फ सैमसंग को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बाकी हुआवे तो इंडिया में है नहीं, और बाकी जो दूसरी हैं उनका सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा बेहतरीन है कि ना ही यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। और दूसरा हमारा iOS की कैटेगरी में एप्पल वॉच आ जाती है जो कि बहुत सुपर डुपर एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए रियलमी ने काफी अच्छा काम करा है। साथ ही साथ MI के भी 10,000 की एक वॉच आती है, लेकिन वो लोग अगर 10,000 से नीचे आ जाएं और अपने सॉफ्टवेयर में अगर वो लोग अच्छे से काम करें ना, तो मेरे हिसाब से इस साल हमें बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस देखने को मिल सकती हैं। तो ये है कुछ प्रिडिक्शंस जो कि मेरे हिसाब से इस साल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो इसके अंदर तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कि हमें इस साल क्या क्या नया देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।